उसका पहले थोड़ा माफ़ी चाहूँगा थोड़े से व्यवधान के लिए। बीच में किन्हीं वजहों से थोड़ा व्यस्त हो गया था और बाहर घूमने भी चला गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। बहरहाल आज का वीडियो लीजिए। तो पिछली बार बात हो रही थी सादत खान बुरहानुल मुल्क साहब के बारे में, जो अवध के पहले सूबेदार थे। 1722 में उनको सूबेदार बनाया गया था अवध का दिल्ली के बादशाह के द्वारा, और अवध में आकर के फैज़ाबाद में आकर के उन्होंने शुरुआती बंदोबस्त किया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अवध में अपने कालांतर में जिन अच्छाइयों और बुराइयों के लिए अवध जाना गया, वो दोनों ही एक तरीके से उन्हीं की देन थी, जिसकी नींव शुरुआत में उन्हीं के द्वारा जाने अनजाने पड़ चुकी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुरहानुल मुल्क ने इस बात का ख़ास ध्यान रखा कि अवध की उनका जो सूबा अवध था उसमें धार्मिक सद्भाव बना रहे और सांप्रदायिक विद्वेष के लिए कहीं कोई किसी तरीके की गुंजाइश न रहे। इसलिए उस पूरे अवध में जो बस्तियां उनके बाद से बसनी शुरू हुई और कालांतर में उनके आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने तक बसी, उन बस्तियों में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग न बसें। वो साझी बस्तियां होती थीं। अगर कोई मोहल्ला हिंदुओं का था तो उसके तत्काल बाद मुसलमानों का मोहल्ला था, और तमाम जगहों पर तो मिश्रित आबादी थी, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के रहते थे। उसका फ़ायदा ये हुआ, वो जो एक परंपरा डाली गई उसका फ़ायदा ये हुआ कि चाहे 1947 का विभाजन रहा हो और चाहे उसके बाद भी जो कालांतर में हुए जो दंगे वंगे होते रहे हिंदुस्तान में, या 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई उस समय भी जो कुछ भी दंगे हुए, जो तत्कालीन अवध का क्षेत्र था वो काफ़ी हद तक उन दंगों से अछूता रहा। थोड़े बहुत जो दंगे हुए भी वो एक तरीके से प्रायोजित दंगे थे, उनमें अवध के लोगों का कोई लोकल वहाँ का उनका उसमें वो शामिल नहीं थे। ये तो एक सबसे बड़ी चीज़ थी जिसको कि आजकल के ज़माने में भी नोटिस किया जा सकता है और करने वाले करते भी। और दूसरी चीज़ उन्होंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि जो अवध का पूरा इलाका था उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी जो भी उपाय ज़रूरी थे, चाहे वो व्यापारिक उपाय थे, चाहे वो खेती की उन्नति के उपाय थे। और उस ज़माने में दो ही चीज़ें होती थी अर्थव्यवस्था के लिए, एक तो खेती जो थी, खेती भी उस ज़माने में किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी, और उसके अलावा व्यापार और ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो अवध की आर्थिक उन्नति के लिए भी सादत खान बुरहानुल मुल्क ने बहुत से उपाय किए। उसका नतीजा यह हुआ कि उस अवध में एक शानदार परंपरा चली जो भवन निर्माण की थी और भी व्यापारी गतिविधियों की भी थी। उसकी एक शानदार परंपरा चली, और वो इसी वजह से संभव हुई कि अवध का जो इलाका था वो एक तो पहले से गंगा यमुना के दुआबे की वजह से संपन्न और जरखेज़ था। उसके अलावा जो शुरुआती बंदोबस्त सादत खान बुरहानुल मुल्क ने किया और बाद में उनके वंशज नवाबों ने भी किए, उन्होंने भी अवध की संपन्नता को बढ़ाने में खासा योगदान। ये सादत खान बुरहानुल मुल्क की अवध को देन रही। अब बात फिर शुरू से करते हैं कि जिस कालखंड में सादत खान बुरहानुल मुल्क काम कर रहे थे, वो कालखंड मुगल दौर में उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में, लेटर मुगल पीरियड। लेटर मुगल पीरियड का मतलब कि 1707 में औरंगज़ेब के मरने के बाद और 1857 तक जबकि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे, बीच का जो 150 साल का कालखंड था, इस 150 साल के कालखंड को इतिहास में लेटर मुगल पीरियड बोला जाता है, जिसमें नियम कानूनों का कहीं कोई पालन नहीं करता था। तात्कालिक जो ज़रूरतें होती थी उनके हिसाब से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो नेता थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे जो भी थे, चाहे अफसर थे, अपने हिसाब से काम करते थे। इसलिए उस समय के जो ज़्यादातर हीरोज़ होते थे या जो ज़्यादातर जिनका नाम इतिहास में आता है, उनके चरित्र के बहुत से पहलू होते थे। वो एट ए टाइम बहुत ईमानदार भी होते थे, बहुत सच्चित्र भी होते थे, बहुत बढ़िया भी होते थे, बड़े दयालु भी होते थे, लेकिन एट ए टाइम वो बड़े दुष्ट भी होते थे, बहुत षड्यंत्रकारी भी होते थे, और बहुत ही मतलब इसको कहना चाहिए कि उनके कामों की बड़ी निंदा भी होती थी। तो इस वजह से ये जो एक मिला जुला मिश्रित चरित्र हुआ करता था, उसके पीछे जो कारण था वो तत्कालीन षड्यंत्रकारी परिस्थितियों में अपने आप को बजाय रखने का और अपनी महत्वाकांक्षाओं पूरा करने के लिए
जो हीरोज सामने उभर के आए, जिनका आज भी हम नाम लेते हैं, उनके व्यक्तित्व जो था कुल मिलाकर के बहुआयामी हुआ करता था। जैसा मैंने बताया, सादत खान भी उसी तरीके के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व में भी वो सारे पहलू थे जो उस ज़माने के और हीरोज़ में थे, जैसा मैंने बताया। अब बात शुरू करते हैं हुआ कि अवध पर शुरुआती कब्जे के बाद उन्होंने दूसरा क्या काम किया। शुरुआती कब्जा तो अवध पर कर लिया सादत खान बुरहानुल मुल्क ने। अब सवाल ये पैदा हुआ कि उस पूरे अवध के क्षेत्र को शुरुआती कब्जे के बाद अपने दबदबे में लाना। तो उस समय एक दूसरा बड़ा काम उन्होंने किया जिसका इतिहास में उल्लेख मिलता है। नवाबों के आने के पहले यहाँ पर शेखों का शासन हुआ करता था पूरे अवध के क्षेत्र में। हालांकि जब नवाब आने लगे तो उस समय तक शेख उतने प्रोमिनेंट नहीं रह गए थे, उतने बलशाली नहीं रह गए थे, लेकिन पुराने शासक होने के नाते उनका दबदबा पहले भी बरकरार था और उस शासन की ऐंठ में वो रहते थे। तो जो लोग दिल्ली से आते थे उनको काम करने में उनकी दखलंदाजी करते थे और तरह से परेशान भी करते थे। तो उसी पुराने लखनऊ में एक पंचमहला हुआ करता था जिसके फोटोग्राफ अभी अवेलेबल है। पंचमहला तो अब नहीं रह गया, उसकी जगह मेडिकल कॉलेज बन गया है। आज की तारीख में जो मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तो पंचमहले में ही वो शेख रहा करते थे। और वो जो पंचमहला था उसके जो सामने मेन गेट था उसके सामने उन्होंने एक रेशम की डोर में एक तलवार लटका दी थी। और ये होता था कि जिस जो उसके पीछे पर्पस केवल ये था, थोड़ा सा मतलब इसको बदमाशी कह सकते हैं आप, कि जो भी हमसे मिलने आवे वो तलवार की वजह से सर झुका करके आवे। और तलवार इस बात का एक तरीके से प्रतीक थी कि भले हम उतने अब शक्तिशाली नहीं रह गए लेकिन हमारा आदर करो और हमारे 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 कहे के हिसाब से चलो। तो एक तरीके से आप जैसे कह सकते हैं ना कि एक जैसे बम्बई में भाई लोग होते हैं, गुंडा टैक्स होता है, उस तरीके का एक उनका वो सिलसिला हुआ करता था। अब चूंकि सादत खान बुरहानुल मुल्क घाट घाट का पानी पिए हुए थे तो उन्होंने उनको संदेशा भिजवाया कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं और आपसे मित्रतापूर्ण संबंध हम रखेंगे। तो उन लोगों ने भी बात मान ली और उन्होंने उसके बाद एक दावत का आयोजन किया और उसमें खाना पीना सब चल ही रहा था। तब तक उनके पीछे उनकी जो शक्तिशाली लोग थे इस तरीके से शेखों को गाफिल करके सादत खान बुरहानुल मुल्क ने उन सबको बुरी तरीके से काट डाला और उनकी ताकत को नष्ट कर दिया और पंचमहले पर कब्जा कर लिया। पंचमहला पर कब्जा करने के बाद एक तरीके से जो अवध का क्षेत्र था, अवध के क्षेत्र पर सादत खान बुरहानुल मुल्क पूरी तरीके से काबिज हो गए। अब उनकी विरोध करने वाला अवध के इलाके में कोई नहीं बचा। अब यहाँ से उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के दूसरे जो अगला मतलब पड़ाव था उसको पूरा करने की ठानी। और वो दूसरा पड़ाव था वो ये था कि मुग़ल बादशाह का वज़ीर बनने का। मुग़ल बादशाह तो थी ही, मुग़ल बादशाह में प्रोमिनेंट पद पर भी थे सादत खान बुरहानुल मुल्क, मनसबदार थे, बड़े मनसबदार थे, 5000 मनसबदार थे। लेकिन एक वज़ीर जो था वो मुग़ल बादशाह के बाद वज़ीर नंबर 2 पे होता था, वज़ीर सादत खान बुरहानुल मुल्क नहीं थे। और वज़ीर बनने के पद में उस समय 2 लोग उस रेस में शामिल थे। एक थे सादत खान बुरहानुल मुल्क और दूसरे थे जो दक्कन की रियासत थी जिसको हैदराबाद की रियासत बोला जाता था, वहाँ के जो सूबेदार थे आसिफ जाह। तो अब अगला वज़ीर कौन बने इस पद की दौड़ में 2 लोग शामिल थे, बुरहानुल मुल्क और आसिफ जाह। इस दौड़ ने हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को भी एक दूसरी बार काफ़ी परेशानियों में डाला। उसकी कहानी अगले एपिसोड में। अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।